Hello friends, this is Bibhu Prasad Ratha and you are watching Biology by Bibhu. In this video, I am going to discuss about the mucormycosis disease. ये म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज क्या है, कोविड-19 के बाद इसका आने का क्या कारण है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो से आप ये भी जान सकते हैं कि कौन कौन से प्रिवेंटिव हमें लेना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट का तरीका क्या है और इसका ट्रांसमिशन का वे भी क्या है और वो सारे के सारे रीजन जिससे हमें म्यूकोरमाइकोसिस होने की बहुत संभावना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू। हम अभी देखेंगे कि ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, व्हाट इज दिस डिजीज एंड व्हाई इट इज इन ट्रेंड नाउ। मतलब कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज है ये क्या है और ये अभी ट्रेंडिंग में क्यों है। देखिए, आप सबसे पहले ये पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को देखने से उन लोगों को कुछ कुछ याद आएगा जो म्यूकर के बारे में पहले जानते थे। म्यूकर को हम ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं और इसका साइज हम, इसका जो शेप है, इसको हम, जो पिन होता है ना, पिन आता है, वो पिन की तरह हम इसको जान सकते हैं। तो इनको हम पिन मोल्ड्स भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं और इन्हीं से ही ये म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज होता है। रिमेंबर फंगस, दे ऑल आर फंगस, दे आर ए ग्रुप ऑफ फंगस लाइक यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम एंड सेवरल अदर्स। बीइंग पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ये जो फंगस होते हैं ये फंगस पैरासाइटिक होते हैं या फिर सैप्रोफाइटिक होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल, प्लांट्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर, damp places and also in animals and in humans. There are about 1,44,000 species of fungus, out of which some are pathogenic. For example, Candida species, Aspergillus species, Cryptococcus species, Histoplasma species, Pneumocystis species and Mucormycetes species. Mucormycetes from order Mucorales are the main causal organism for the disease, but the disease is a very rare one and also termed as opportunistic infection, क्योंकि ये डिजीज हर कोई इंसान को नहीं हो जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है इंसान में, ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और जहां पर उसको वो अपॉर्चुनिटी मिला वो वहां पर इंफेक्शन कर देता है, इसीलिए हम इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं। There are so many types of fungal infections like skin infection, nail infection, cutaneous infection, breach in skin, then sinus infections and deep lung infection, gastrointestinal infection, renal infection, etc. These are some types of fungal infections. Those can be experienced by us. Okay. तो ये जो क्यूटेनियस इन्फेक्शंस होता है ये असल में वो स्किन इन्फेक्शन की तरह होता है। नेल इन्फेक्शन हमें वो नेल की बाजू में हो जाता है, ये सारा का सारा इन्फेक्शन। फिर ब्रीच इन स्किन, मतलब कि जो स्किन होता है वो फ्राजाइल हो जाता है। साइनस इन्फेक्शन, हमारा जो साइनस का एरिया है वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। लंग्स में जो अल्वियोली होता है तो वो अल्वियोली में इन्फेक्शन हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जहां पर अल्सर होने की भी बहुत सारे संभावना होता है। रेनाल इन्फेक्शन जो कि किडनी में होता है। तो ये सब फंगस के कारण हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस इज अ सीरियस बट रेयर डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर इट्स अ सीरियस डिजीज। सेकेंडली इट्स अ रेयर डिजीज caused by a group of molds called Mucormycetes from the order Mucorales with a high mortality rate of 50%। मतलब के अगर दो इंसान को ये होता है तो एक का मौत होना तय है। मोस्ट कॉमन स्पेसीज आर म्यूकर, राइजोपस, राइजोम्यूकर, जो कि ये डिजीज करवाते हैं। दे आर मोस्टली एंजियो इन्वेसिव। ओके, ये लोग एंजियो इन्वेसिव होते हैं, मतलब के हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो इन ब्लड वेसल्स को सबसे पहले अफेक्ट करते हैं, फिर उसको तोड़ के उसके अंदर जाके वहां पर नेक्रोसिस करते हैं और डेथ ऑफ द टिश्यू करते हैं,
जो कि इवेंचुअली बॉडी को डैमेज करता है। एरियाज प्रोन टू इन्फेक्शन आर नेजल कैविटी एंड एडजॉइनिंग साइनसेस। यहां से ये सबसे पहले शुरू होता है। हमारा जो नाक का एरिया है, वहां पर अगर हम वेपर लेते हैं, जैसे कि हम सूंघते हैं किसी मेंथोल के फ्लेवर को, तो वहां पर मॉइस्चराइज होता है और वहां से इसका इन्फेक्शन शुरू होता है। ऑन रीचिंग ए सुइटेबल प्लेस द स्पोर जर्मिनेट। हमें पता है कि जो फंगल स्पोर्स है वो हर वो जगह पर मौजूद है जहां पर हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जर्मिनेट कैसे होगा? अगर उसको एक सुइटेबल एनवायरनमेंट मिल गया और वहां पर वो उसका हाइफा ग्रो करेगा एंड रिलीज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। उसके हाइफा से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स निकलेंगे which digest the host tissue eventually provide nourishment to the rapidly growing fungi। तो वहां पर वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं वो हमारे टिश्यू को ब्रीच करेंगे और हमारे टिश्यू से जो डैमेज्ड पार्ट निकलेगा उससे वो न्यूट्रिशन लेके फिर अपना ग्रोथ करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा जो हार्ड पैलेट है, फिर ऑर्बिटल बोन है, जो स्कॉल बेस बोन है, वो सब डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे। धीरे धीरे हमारा नाजल कैविटी, साइनस, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस ब्लैक मासेस अराउंड द नाजल कैविटी। तो जो नाजल कैविटी है वहां पर ये क्या करेंगे ना, ब्लैक मासेस फॉर्मेशन करेंगे which give them the characteristic name ब्लैक फंगस। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। इफ द ऑर्बिट बोन इज डिस्ट्रॉयड, जो ऑर्बिट बोन होता है हमारे आई सॉकेट के नीचे, तो वहां से क्या होगा ना, ये लोग आंख के सॉकेट के अंदर जा सकते हैं जहां पर हमारा आई बॉल मौजूद होता है, कॉजिंग बल्जिंग ऑफ आईज। वो फिर उसके बाद आई का स्वेलिंग करेंगे, आंख का स्वेलिंग हो जाएगा, फिर आंख में दर्द होगा, वहां पर कुछ रेडनेस आएगा, फिर आंख का जो मूवमेंट है वो फ्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा ना, ब्लाइंडनेस आ जाएगा, हम अंधे हो सकते हैं। फिर देखते हैं टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। जनरली ये 5 तरह के होते हैं। दे आर रिपोर्टेड सो फार। 5 तरह का क्या क्या है? एक होता है राइनोसेरेब्रल, जिसको हम साइनसेस एंड ब्रेन्स में जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है उसको हम राइनोसेरेब्रल कहते हैं। मोस्टली सीन इन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ये जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है उनमें हम बेसिकली राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस देखते हैं। फिर आता है पल्मोनरी, जिसमें मोस्टली लंग्स अफेक्ट होता है और ये दिखाई देता है किस किस केस में? जहां पर कैंसर हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पेशेंट में, इसमें हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस देख सकते हैं। फिर आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसमें स्टोमक और इंटेस्टाइन में म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मोस्टली सीन इन यंग प्रीमेच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। ये जो बच्चे पैदा होते हैं जो कि बहुत ही यंग होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं और उनका जो वेट है वो अगर वो वेट से थोड़ा कम हो जाएगा तो वहां पर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस देख सकते हैं। फिर आता है क्यूटानियस म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि स्किन में पाया जाता है और ये कहां कहां पर होता है? जैसे कि अगर हम बर्न की बात करें, कुछ जगह अगर जल गया या फिर कुछ इंजरी आ गई या फिर ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, फिर HIV, डायबिटीज, इंट्रावेनस ड्रग यूजिंग पीपल, उनमें हम क्यूटानियस म्यूकोरमाइकोसिस देख सकते हैं। फिर आता है डिसेमिनेटेड, मतलब कि वाइड स्प्रेड म्यूकोरमाइकोसिस। देखिए वाइड स्प्रेड कैसे होगा? जब ये ब्लड में घुस जाएगा, इन्फेक्शन जब ब्लड में घुसेगा तब ये बॉडी के हर वो पार्ट में जाएगा, जिससे हम इसको वाइड स्प्रेड कह सकते हैं। फिर आता है हु आर ससेप्टिबल टू म्यूकोरमाइकोसिस। कौन कौन लोग म्यूकोरमाइकोसिस को ससेप्टिबल है, मतलब के किनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए फंगस आर कॉमन बट थैंक्स टू आवर इम्यून सिस्टम वी आर एक्चुअली आउट ऑफ दिस डिजीजेस। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जब जब डाउन होगा तब तब हम इस म्यूकोरमाइकोसिस से अपने आप को बचा नहीं सकते। देखिए वो केसेस क्या है? सबसे पहले आता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स।
जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही डाउन है। तो इम्यून सिस्टम कैसे कैसे डाउन होता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डायबिटीज। हैविंग हाई ब्लड शुगर विथ एन एसिडिक एनवायरमेंट सच एज सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उस केसेस में यह होने की चांसेस बहुत है। फिर आता है स्टेरॉइड मेडिकेशंस। देखिए, मैं अपने घर में भी कहता हूं कि हमें स्टेरॉइड्स अवॉइड करना चाहिए। आजकल लोग जिम में या फिर कुछ लोग अपने वेट गेन करने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, लेकिन स्टेरॉइड इवेंचुअली हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डाउन करता है। तो स्टेरॉइड मेडिकेशंस को अवॉइड करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है पेशेंट्स ऑन इम्यूनो सप्रेसेंट्स सच एज सीन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस। हमें पता है कि जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उनके बॉडी में इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, क्योंकि वो जो फॉरेन ऑर्गन उनके बॉडी में गया है तो वो वहां पर सरवाइव करने के लिए उस इंसान के बॉडी का जो WBC सिस्टम है, वो जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको कुछ समय के लिए डाउन रखना पड़ता है। फिर आता है पेशेंट्स विथ हेमाटोलॉजिक स्टेम सेल रेसिपिएंट्स। इन लोगों में भी कुछ तरह का ट्रांसप्लांट्स हो जाता है तो वहां पर भी इम्यूनिटी सप्रेस रहता है। फिर कैंसर पेशेंट्स जिनमें ऑनगोइंग ट्रीटमेंट्स चल रहा है, जैसे कि केमोथेरेपी हो या फिर कुछ ऑपरेशंस हो, तो वहां पर भी ये होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर आता है ट्रॉमा, बर्न, मैलनरिज्ड पीपल व्हिच आर मोर ससेप्टेबल फॉर दैट फंगल इन्फेक्शन। फिर आता है सिरोसिस, जैसे कि लिवर सिरोसिस हो गया या फिर पैनक्रियाज में सिरोसिस हो गया। फिर लो न्यूट्रोफिल काउंट या फिर ट्यूबरकुलोसिस, देन आयरन ओवरलोड। सो such type of cases can be susceptible for the mucormycosis. So these are the reasons. If you are among these reasons, then be cautious or be careful. हाँ, एक बात और जान लेनी है कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 डिजीज में भी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डाउन हो रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होने के साथ ही साथ हमारा जो लंग्स है, उस लंग्स एरिया में भी बहुत सारे ब्रीच आ जाते हैं। वहां पर भी हमारा जो टिश्यू है वो टिश्यू थोड़ा थोड़ा डैमेज हो जाता है। हाँ, हम कोविड-19 से रिकवर कर लेते हैं, लेकिन वहां पर भी डैमेज हो जाता है। तो हमें कोविड-19 के बाद भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इसीलिए अभी इंडिया में ब्लैक फंगस एक एपिडेमिक की तरह आ गया है। अभी हम अगर देखें राजस्थान में, तो इसको उन लोगों ने एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। तो इस कोविड-19 के बाद इसका होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रीजंस होता है ये सब भी इसी रीजन से मैच करता है, जो कि ससेप्टेबल होता है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। इसीलिए जो कोविड-19 पेशेंट्स है उनको भी बहुत अच्छी तरह से रहना है, उनको भी प्रॉपर प्रिवेंटिव्स लेना है, उनका भी ट्रीटमेंट उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह का ट्रीटमेंट इन लोगों के साथ होता है, क्योंकि जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो बहुत ही खतरनाक डिजीज है। हम अभी इसके आगे देखेंगे कि क्यों ये इतना खतरनाक हो जाता है। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस बाय म्यूकोरमाइसेटिस, ये जो ऑर्गेनिज्म है म्यूकोरमाइसेटिस, यहां पर पिक्चर में दिखाया गया है। दिस डिजीज इज नॉट कॉन्टेजियस। ये डिजीज कॉन्टेजियस नहीं है, मतलब कि अगर आपको हुआ है तो आपके पास अगर मैं खड़ा होता हूं तो उससे मुझे नहीं होगा, लेकिन मुझे कब होगा? जब मेरा इम्यूनिटी वीक हो जाएगा। जब मेरा इम्यूनिटी वीक होगा तभी मुझे ये डिजीज जरूर होगा। आज कोविड-19 कॉजेस ब्लड वेसल डैमेज। देखिए, कोविड-19 में ब्लड वेसल डैमेज होता है। फिर स्टेरॉइड मेडिकेशंस लेते हैं हम, जिससे कि हमारा बॉडी में शुगर का मात्रा बढ़ता है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। देखिए, हमारा ब्लड वेसल वीक है, हमारा लंग्स वीक है, हमारे अंदर शुगर का मात्रा ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब म्यूकोरमाइसेटिस को सुइटेबल करता है जर्मिनेट करने के लिए। इसीलिए कोविड-19 के बाद हमें म्यूकोरमाइकोसिस होना तय है, लेकिन हम उससे बच सकते हैं अगर हम इसका साइन और सिम्टम के बारे में देखें, इसका डायग्नोसिस और प्रिवेंशन करवाएं, फिर इसका ट्रीटमेंट करवाएं, तो हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन ट्रांसमिशन रूट्स क्या है। देखिए,
कॉमन ट्रांसमिशन रूट्स में सबसे पहले आता है ब्रीदिंग, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड गेटिंग स्पोर्स इन एन ओपन वुंड। ये 3 तरह का रीजन है जिससे हमें ये होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए साइंस एंड सिम्टम्स, देयर आर सम सिम्टम्स लाइक स्वेलिंग ऑफ फेस। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर भी ये जो पिक्चर दिखाया गया है, यहां पर इसका जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है फेस का, वो थोड़ा सा स्वेल कर गया है, तो यहां पर स्वेलिंग होता है, ठीक है। फिर आता है हेडेक या फिर कंजेशन ऑफ नोज एंड साइनोसिस, क्योंकि इन्फेक्शन तो वहीं से शुरू होता है ना। तो देखते हैं जो सिम्टम्स होता है उसको डिटेल्स में हम देखेंगे। जो ब्लैक लिसन्स अक्रॉस नोज और अपर माउथ, देखिए ब्लैक लिसन्स क्या है, मतलब कि कुछ कुछ एरियाज में काला काला हिस्सा देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ काला डिपोजिशन। फिर जो नाक से जो निकलता है वो काला काला निकलेगा। फिर फीवर एंड स्वेलिंग ऑफ आई ड्यूरिंग साइनस एंड ब्रेन इन्फेक्शन, फीवर आएगा, बॉडी में फीवर आएगा क्योंकि ये एक तरह का इन्फेक्शन है, तो फीवर आएगा, ये तो स्वाभाविक है। फिर स्वेलिंग होगा आई का ड्यूरिंग साइनस एंड ब्रेन इन्फेक्शन, जब ब्रेन और साइनस का इन्फेक्शन होगा। बल्जी आई थोड़ा सा स्वेलिंग कर जाएगा, फीवर आएगा, कॉफ, देन चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कॉफिंग अप ब्लड आएगा, ऑल्सर, देन रेडिश टेंडर स्किन विथ डार्कनिंग सेंटर ड्यू टू टिश्यू डेथ, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जब ये ब्लड को इन्फेक्शन करेगा तब ब्लड फ्लो में, ब्लड सप्लाई में भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देंगे और वहां पर ब्लड क्लॉटिंग होगा, कोमा, और फिर फाइनली डेथ भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा साइंस होता है और सिम्टम्स होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहां पर म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें? सबसे अच्छा तरीका है हम इसका इमेजिंग कर दें। इमेजिंग टेक्निक सच एज सीटी स्कैन, एमआरआई, हम लॉन्ग्स, साइनोसिस, ब्रेन, इसका अगर हम सीटी स्कैन, एमआरआई करते हैं तो वहां से हमें पता चल सकता है। फिर हम सैंपल्स को लेकर उसका कल्चर करेंगे, उसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे, तो वहां से भी हमें पता चल सकता है। फिर कौन से टाइप का फंगस अफेक्ट किया है उसके लिए हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा, जिससे कि अगर हमें एस्परजिलस हुआ है तो उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, अगर म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है तो उसको हम मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए डिफरेंशियल मेथड से, किस किस मेथड से हम किसको डायग्नोसिस करें उसके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये सब डायग्नोसिस का प्रोसेस है। फिर आता है इसको प्रिवेंट कैसे करें। हमें अपना हैंड को रेगुलरली वॉश करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए डस्टी एरियाज में जब हम जाते हैं। फिर हमें डायरेक्टली वो जो कांटेक्ट होता है, डैमेज्ड वाटर में अगर हमारा कुछ कांटेक्ट हो रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर हमारा जो स्किन, फीट और हैंड होता है उसको हमें प्रोटेक्ट देना है। अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर कुछ मैन्योर्स में हम अपना स्किन को एक्सपोज कर रहे हैं तो वहां पर हमें बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि मैन्योर जो काऊ डंग होता है वहां पर म्यूकर बहुत ज्यादा मात्रा में फैलता है। यूजेस ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स एज ए प्रिवेंटिव ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस, अगर हमारा रिलेटिव्स में अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जूझ रहा है तो वहां पर उसको एंटी फंगल भी एक प्रिवेंटिव की तरह देना चाहिए। फिर स्टेरॉइड यूज मस्ट बी लिमिटेड टू नो मोर देन नेसेसरी, अगर जितना चाहिए उससे कम दे तो बहुत अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। स्टेरॉइड को हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर जितना हो सके हमें इंडोर में रहना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारा जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर हमें प्रॉपर हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। हमें कंस्ट्रक्शन साइट्स या फिर फील्ड विजिट या फिर ग्राउंड विजिट, इस तरह का चीजों को अवॉइड करना चाहिए। These are some of the preventives to avoid म्यूकोरमाइकोसिस। और इसका हम टाइमली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कैसे करें वो भी एक अनदर फैक्ट बन जाता है। आफ्टर क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस या फिर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं उसके बाद
एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ नेजल कैविटी कैन कंफर्म फंगल लेसन। देखिए, हम क्लिनिकली या फिर रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस कर दिए, जैसे कि सीटी स्कैन हुआ या फिर एमआरआई हो गया, उसके बाद हमें एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन भी कर लेना चाहिए नेजल कैविटी का। इससे क्या होगा ना, हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो फंगल लेसन किस तरह का है। सर्जरी कैन बी डिसफिगरिंग। देखिए, यहां पर जो सर्जरी होता है वो सर्जरी डिसफिगरिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बार आंख का जो बॉल है वो उसको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा, कई बार जो नेजल कैविटी है उसको निकालना पड़ेगा, जो पेलेट है उसको निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ ना, जो सर्जरी है वो सर्जरी डिसफिगरिंग है, लेकिन वो एसेंशियल हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में, क्योंकि अगर फंगस आपके बॉडी को पूरी तरह से इवेड कर चुका है तो उससे आपको बचने के लिए कंप्लीटली जो जो हिस्सा है जो इन्फेक्टेड हुआ है उसको हमें निकाल कर फेंकना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हाँ बॉडी थोड़ा सा डैमेज होगा, डिसफिगर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी का पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव आएगा, लेकिन हमारा जान बच सकता है। इफ ऑर्बिट इज इन्वॉल्व, देखिए अगर आंख के नीचे का जो बोन है ऑर्बिट बोन, अगर वो ऑर्बिट बोन इन्फेक्टेड हो गया है तो उसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आई बॉल है वो भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। तो इसीलिए हमारा जो आई बॉल है या फिर ऑर्बिट बोन है उसको कंप्लीटली रिमूवल करना पड़ेगा। इंटरक्रैनियल डीकंप्रेशन रिक्वायर्ड इफ इंफेक्शन इज स्प्रेड टू द ब्रेन। अगर ये ब्रेन में घुस गया है इंफेक्शन, तो जो हमारा जो इंटरक्रैनियल पोर्शन है, जो स्कॉल होता है, उस स्कॉल को भी ऑपरेट करना पड़ेगा। यूज ऑफ लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। देखिए, अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है तो हम यहां पर मेडिकेशंस कर सकते हैं, मेडिकेशंस लाइक लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी या फिर आइसाव्यूकोनाजोल, देन पोसाकोनाजोल। These are some of the alternatives of antifungals, those which we can use in cases of a mucormycosis, but these are not that effective one, क्योंकि जब ये डिजीज हो रहा है तब ये बहुत डेंजरसली स्प्रेड कर जाता है। तो इसी स्प्रेड को रोकने के लिए अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है तो ठीक है, हम एंटीफंगल से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में फैल गया है तो हमें सर्जरी या फिर कुछ बड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो यही था म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सब के सब जानकारी। तो मुझे लगता है कि आप इसके बारे में सब कुछ जान चुके हो। हाँ देखिए, अगर इस वीडियो में आप कुछ टर्म्स को नहीं जान पाए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको डिटेल्स में वहां पर समझा दूंगा रिप्लाई में। और आप इसको जानिए, इससे बचिए, और आपके आसपास जो भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहा है तो उससे वो सब प्रिवेंटिव्स करवाइए जैसे कि वो इससे बच सके। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच and I hope you like the video. Hit the like button, share the video and subscribe the channel.